क्वेश्चन। नहीं सौरभ, हाँ डेफिनेटली आप बहुत कुछ कर रहे हैं। सौरभ बाय द वे आईआईटी से डेटा साइंस कर चुके हैं, और सौरभ के साथ जो दूसरे फाउंडर पार्टनर है हिमांशु, वो एनआईटी से बीटेक कर चुके हैं। और एनआईटी और आईआईटी के लोग जब एक साथ स्क्रीन पर और एक एपिसोड के अंदर होते हैं, आप खुद समझ सकते हैं वहां उस एपिसोड की इंफॉर्मेशन, उस एपिसोड की नॉलेज आपके लिए, आपकी लाइफ के लिए, आपकी जनरेशन के लिए और जेंजी के लिए स्पेशली कितनी अच्छी साबित हो सकती है। ऐसे क्वेश्चन, ऐसे आंसर जो हर रोज आप गूगल पे ढूंढ रहे हैं, शायद आज इस एपिसोड से आपको मिलने वाला है। सो इस एपिसोड के एंड तक बने रहिए और सौरभ और हिमांशु के इनसाइट्स को सुनना और उसको अप्लाई करना ना भूले। सो लेट्स स्टार्ट एंड आई एम ऑन बोर्डिंग Saurabh and Himanshu. Welcome this talk show and thank you so much for joining this talk show and your time as well. Thanks again. So Saurabh, I just would like to understand, just would like to know, especially a bit please अपने बारे में कुछ हमारे ऑडियंस को और मेरे व्यूअर्स को, हमारे व्यूअर्स को बताइए अपनी जर्नी। अचानक से आईआईटी डेटा साइंस करके और उसके बाद हिमांशु ने एनआईटी से करा बीटेक। हाउ इट्स हैपेंड ऑल ऑफ द सडन आप इतने अच्छे और सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बने आप ठीक जल्दी? कैसे शुरुआत करी, ये किक कैसे मिली, ये इंस्पिरेशन कैसे मिली आपको? थैंक्स फॉर दिस क्वेश्चन। मोस्टली पीपल ये क्वेश्चंस इग्नोर करते हैं, बट अर्जुन जी आपने ये क्वेश्चन पूछा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक्चुअली जैसे कि आप जानते हैं, हम एक नवोदय विद्यालय से पढ़े हुए हैं, और नवोदय विद्यालय में एक साथ एडमिशन में 80 बच्चे जाते हैं, और उसमें भी 80 बच्चे में जब वो पास आउट होते हैं, लास्ट तक सिर्फ उनका सक्सेस रेट सिर्फ 4 से 5% रह जाता है। तो लेकिन क्या जो 80 बच्चे जाते हैं, उनका जो एट द एंड वो काफी अच्छा कर ही लेते हैं, लेकिन उनका क्या है, जो हमारे साथ एग्जाम में बैठे थे, जब मैंने नवोदय विद्यालय का एग्जाम दिया था 2008 में, तो मेरे साथ 20,000 बच्चे बैठे हुए थे उस एग्जाम में। और मेरा एक दोस्त था खुद, जो मैं बहुत ज्यादा उससे कनेक्ट था, जब मैं नवोदय से वापस आया तो वो एक सब्जी का ठेला लगाता था। यू डोंट अंडरस्टैंड कि मुझे उस टाइम पे क्या फील हुआ होगा, कि मैंने ऐसा क्या अचीव कर लिया नवोदय में जाकर के जो उसने नहीं कर पाया। फिर ये इंसिडेंट को मैंने कुछ दिन को इग्नोर करते हुए अपनी पढ़ाई की फोकस किया कि नहीं यार, अपन अपना ही करते हैं। फिर मैं एक बार अपने गांव में गया और मैंने लोकल लोगों से बात की कि क्या प्रॉब्लम आ रही है आपके साथ। तो उन्होंने बताया कि हमारे बच्चे करें क्या, व्हाट इज द नेक्स्ट ऑफ आवर स्टूडेंट, आवर मान लेते चाइल्ड। तो मैंने उनको बहुत सिंपली बोला कि अच्छा अभी आप क्या करें। तो उन्होंने बोला कि पास का स्कूल है, वहां जाते हैं, उनको हम फीस देते हैं। और उन्होंने अपने, फिर वो टीचर कहाँ से आते हैं, टीचर भी लोकल से ही आते हैं। तो फिर मुझे लगा कि यार अपन एक अच्छी जगह से पढ़ के आए हैं, जब तक हम जैसे लोग इस आइडिया को लेकर के रूरल इंडिया में नहीं जाएंगे तो और लोग कैसे आएंगे। तो हमारी एक टीम है जो डिफरेंट डिफरेंट आईआईटी से है। तो हमने स्टार्ट किया एक छोटे से गांव में, एक छोटे से स्कूल के साथ, और ये धीमे धीमे काफी ज्यादा बिग होता चला गया। हमें गूगल, सिस्को, बहुत सारे कंपनियों ने बुलाया, हमें अवार्डेड भी मिले। और इस सबसे अच्छी चीज ये थी कि हम इसमें इससे ज्यादा और क्यों सीरियस हो पाए, इस पर्टिकुलर अपने स्टार्टअप में क्यों सीरियस हो पाए, क्योंकि हमने इसको एज ए हमेशा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी देखा, कभी इसको एनजीओ नहीं देखा। अगर मैं एनजीओ देखता तो मेरा जो फोकस था वो डोनर पे होता। अभी मुझे 5 रुपए मिल रहे थे या 2 रुपए मिल रहे थे, मुझे उस गार्जियन से मिल रहे थे। तो पूरा फोकस, हमारा प्राइमरी फोकस हमारे जो बच्चे थे उन पर था। और इस बीच में हमें बहुत सारी फाउंडेशन, नेस्कॉम फाउंडेशन, उन्होंने बहुत सारी हेल्प की। उनके सिस्को थिंक्यूबेटर प्रोग्राम था जिसमें हमें काफी ज्यादा गाइडेंस मिली, और उसमें से बहुत सारे लोग हैं, विशाल सर है, शांत सर हैं, ऐसे बहुत सारे लोग थे जिन्होंने हमें सपोर्ट किया, और ये रूरल कम्युनिटी स्टार्टअप में हमें आने का मौका दिया। और ये जो किक मिली थी हमें, उससे वही इंसिडेंट था कि गांव के बच्चे, एक जो डिफरेंस बनता जा रहा सिटी, अभी आपको पता है, आप सभी जानते हैं कि गांव में कितने लोग रहते हैं, 80%, 70% पॉपुलेशन गांव में रहती है। तो जो गैप बनता है रूरल वर्सेस अर्बन का, वो डे बाई डे इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि उनको तो अच्छी एजुकेशन मिल पा रही है, और इनका क्या है, जिनको अच्छी एजुकेशन नहीं मिल पा रही है। तो आप गांव में जनरली किसी से पूछेंगे आपको करना क्या है, उनके पास एक ही क्वेश्चन है, पुलिस, फौज, है ना। इसके अलावा बाकी कुछ के पास तो सिर्फ ऑप्शन है, वो अपनी खेती करेंगे। तो दैट्स व्हाई हमने सोचा कि क्यों ना इनके साथ कुछ एक्सपेरिमेंट किया जाए। और आपको जान के काफी अच्छा फील होगा कि एक हमारी टीम में से हमारे पढ़ा हुआ बच्चा, अभी उसका 20 लाख का पैकेज लगा हुआ है, जो कि हमारे लिए काफी ज्यादा प्रेरणादायक है, मोटिवेशनल है। तो ये सारी मोटिवेशन थी। और फिर जब लोग, आप गांव में जाते हो ना, तो लोग आपको देख के स्माइल करते हैं कि यार सर आए हैं या सौरभ भैया आए हैं। तो वो जो इंस्पिरेशन, जो जो मोटिव, जो मतलब जो हैप्पीनेस उनके चेहरे से जो हमें रिफ्लेक्ट, जो वाइब्स उनसे मिलती है ना, तो वो लगता है कि हाँ, ये चीज मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी। और मैंने ये सारी चीज, इसमें बहुत सारे मतलब कोई एक मैं बोलूँ पर्टिकुलर रीजन नहीं थे, इसमें बहुत सारे थे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स ही होती, बट मेनली मेरा ये था कि मैंने वो प्रॉब्लम्स को बहुत पास से देखा, और एज ए ह्यूमन बीइंग मुझे प्रॉब्लम सॉल्व करना बहुत अच्छा लगता है, तो मैंने वो प्रॉब्लम सॉल्व की।
That's very nice, Saurabh, and really, that's how you are enhancing that education system. और especially वो बच्चे, obviously education एक बहुत important हिस्सा होता है. और if I am talking about education, बहुत कम देखने को मिलता है कि इनोवेशन और क्रिएटिविटी नाम की चीजें एक नेक्स्ट लेवल पे हमें एक डिफरेंट तरीके से देखने को मिले. एंड आप एज अ यूथ एंटरप्रेन्योर जो इस तरीके का बदलाव ला रहे हो सोसाइटी में, हमारे समाज में, स्पेशली विलेजेस एरिया में, अर्बन एरिया में, एवरीवेयर, ये काबिले तारीफ है. बट जाहिर सी बात है कि आपने जब अपना स्टार्टअप शुरू किया, आपके दिमाग में जब ये आइडिया आया और आपने आपने और हिमांशु ने मिलकर जब इसको एग्जीक्यूट किया, राइट, सो बहुत सारे बीइंग बिकॉज एज ए लाइफ स्ट्रेटेजिस्ट, मुझे ऐसा लगता है, बिकॉज मैं हमेशा एवरीडे जब कोचिंग करता हूँ तो जाहिर सी बात है मेरा फोकस माइंडसेट रहता है, मेरा उसमें साइकोलॉजी रहता है. सो बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं जब इंसान कई बार गिव अप करने की भी सोचता है. कई बार उसे ऐसा लगता है कि यार मैं वापस जा रहा हूँ. तो क्या आपके दिमाग में कभी ऐसा है कि यार मैं जॉब करता हूँ, मुझे नहीं चाहिए स्टार्टअप, गिव अप करने का मन कर रहा है, और अगर आया तो उसको कैसे ओवरकम किया आप? हाँ, तो अगर मैं इसको रियल फैक्ट बताऊं, तो जो डिफिकल्टी है जो स्टार्टअप्स में, वो कभी कभी आज भी लगती है, जबकि अभी मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ, काफी अच्छा हमारा स्टार्टअप चला भी, हम 14 स्कूल खुद चला रहे हैं और करीब 50 स्कूल के साथ हमारा टाई अप है. बट स्टिल आप क्योंकि जब आप जब जैसे कोई चीज आप सोचते हैं और जब आप रियल लाइफ में एग्जीक्यूट करते हैं, तो स्टार्टिंग पॉइंट जब हमने पहली बार स्कूल लिया था, तो आपके साथ जो प्रॉब्लम्स आती है कि जब आप स्कूल कुछ अच्छा करने जाते हो, तो आप, ये ह्यूमन का नेचर है, आप किसी भी जगह कुछ अच्छा लेकर के जाओगे ना, तो सबसे पहले लोग आपको सपोर्ट नहीं, आपको अपोज करेंगे. तो वहां पे ऐसे फील होता था कि हम एक सेल्समैन बन गए. हम उनको जब अपनी चीजें बताते थे, तो ऐसा लगता था कि हम उनको सेल्समैन बन गए. तो उनके एंड से जो रिस्पॉन्स मिलता था वो हमें डिमोटिवेट भी करता था शुरू में, स्टार्टिंग में. और 2-3 बार ऐसा हुआ कि कभी कभी फाइनेंशियल बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है. कोई भी स्टार्टअप करता है, आप यू नो वेरी वेल कि कोई भी स्टार्टअप के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या होती है कि मनी. और आप एक 20+ बच्चे, और आपकी फैमिली से भी आपको पीछे से आपोस आ रहा है कि भाई पैसे भी कमाने हैं आपको, आपकी फैमिली की भी आपसे कुछ एक्सपेक्टेशन है, और आपको सोसाइटी को भी कुछ देना है. तो ये आप दोनों चीजों को एक साथ लेकर के जब आप चलेंगे ना, तो डेफिनेटली आपको प्रॉब्लम्स तो फेस करनी ही पड़ेंगी, जो मैंने भी की. कुछ इंसिडेंट मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे पास स्कूल में होर्डिंग एडवर्टाइजमेंट के लिए पैसे नहीं हुआ करते थे, तो हम लोग खुद ही उसको पेस्ट आउट करते थे. कि जो क्या होता है कि 1 साल बाद होर्डिंग के जो स्ट्रक्चर होता है वो खराब हो जाता है, तो हम अपनी होर्डिंग उस पर लगाया करते थे. और आप बिलीव नहीं करेंगे, रात के 12 बजे हम लोग ये करते थे, क्योंकि हम वहाँ पे टीचर थे. हम लोग अगर दिन में करेंगे तो लगेगा कि टीचर भी ये सारी चीजें कर रहे हैं. और अब मैंने जैसे अपनी जो स्टॉक में बोला कि सिक्योरिटी गार्ड का रोल भी हम लोग करते थे, कि आपको स्कूल की भी सेफ्टी करनी है ना, तो हम लोग स्कूल में, क्योंकि सुबह गेट खोलने के लिए भी चाहिए, तो ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती थी. तो लगता था कि यार मैं एक अच्छी जॉब कर सकता हूँ, मैं 2 लाख रुपए का मंथली कमा सकता हूँ, क्यों मैं ये सारी चीज करके एक जमीन पे लेटा हूँ, है ना. लेकिन मुझे जो मोटिवेशन मिलता था कि अगले दिन जब बच्चे आकर के बोलते थे, गुड मॉर्निंग सर, मेरे गांव में मैंने ये किया तो लोगों ने मुझे ऐसे अप्रिशिएट किया. कोई बच्चा बोला कि मेरे भैया आए थे क्या बेंगलोर से, वो आपसे मिलना चाहते हैं, आपकी ये सारी चीजें देख के वो मिलना. तो वो बच्चों का जो मोटिवेशन था, और फिर उसके बाद जिन जो लोग हमें अपोज करते थे, बोलते थे कि यार कुछ नहीं कर रहे हो तुम लोग, पागल बना रहे हो, पैसा लूट रहे हो, फिर उनका जब सपोर्ट मिला, तो धीमे धीमे थोड़ा थोड़ा मोटिवेशन आया. और आप जानते हो कि जब आप एक अच्छे माइंडसेट से किसी एरिया में जाते हो, तो लोग आपको सपोर्ट करेंगे और अपोज भी करेंगे. तो डिफिकल्टी तो देखो, आपका जॉब करो या बिजनेस करो या शॉप खोलो या कुछ भी, आप कुछ भी चीज करो, डिफिकल्टी तो है. बट आपको उस जगह खुद को इतना मोटिवेट रखना है कि यार नहीं, मैंने स्टार्ट क्यों किया था, है ना. तो हमने हमेशा यही पॉइंट हमेशा पिकअप किया, मैंने, मेरी टीम, हिमांशु ने, कि इसको स्टार्ट क्यों किया था. हम 2 रात नहीं सोते थे, 1 रात नहीं सोते, 3 रात नहीं सोते, लेकिन जो मोटिवेशन था वो एंड रिजल्ट हमें दिखता था कि एक दिन हमारे पास 5 लाख बच्चे होंगे जिनकी हंसने का, जो मेरी वजह से हंसेंगे, जो मेरी वजह से ये सारी चीजें करेंगे. क्योंकि हम लोग खुद नवोदय विद्यालय से पढ़े हुए. नवोदय विद्यालय एक राजीव गांधी जी द्वारा चलाया हुआ एक इंस्टीट्यूट है, आप लोग में भी जानते होंगे. तो जब एक स्कूल ने इतना बड़ा चेंज कर दिया, एक बहुत बड़ी कम्युनिटी बना दी, तो सौरभ और एक हिमांशु ऐसा क्यों नहीं कर सकते. तो धीमे धीमे प्रॉब्लम आई, फिर हमें कुछ यूएस से भी सपोर्ट मिला. जैसा मैं हर बार बोलूंगा कि नेस्कॉम फाउंडेशन का हमें बहुत सपोर्ट मिला, सिस्को का बहुत ज्यादा सपोर्ट मिला. तो इन सबका सपोर्ट, ऐसा टर्म्स ऑफ मनी नहीं, इन टर्म्स ऑफ कि आप बहुत अच्छा कर रहे हो,
है ना। और आप ये करोगे, आपको फ्यूचर, ये सारी चीजें, आपको बच्चे आपको ये सारी चीजें करेंगे, तो मतलब जो वो अप्रिशिएट देते थे कि आप बहुत अच्छा कर रहे हो। और हमारे स्कूल में डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे आईएएस आते थे, कोई असिस्टेंट कमिश्नर आए, तो उन्होंने भी देखा कि ये बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो वो कुछ सारी चीजें एक साथ होकर के आपको जब पैकेज में मिलती है कि लो, तो वो सब कुछ आपको मोटिवेट करती है। लेकिन एट द एंड स्टार्टअप में हमेशा आपको लगेगा कि छोड़ दूं या पकड़ लूं, लेकिन मेरे पास या मेरी टीम के पास एक ये था कि यार मैंने चेंज करने के लिए ये इनिशिएटिव लिया था, और हम चेंज करे बिना नहीं जाएंगे। तो वो एक हमारा मोटिवेशन पॉइंट, और साथ ही साथ हमारा एक, आप समझ सकते हैं कि उसको किक है जो उसको पकड़े रहती है कि हमें कुछ बदलना है। एब्सोल्युटली। और मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, ये किक ही है जो एक इंसान को सक्सेसफुल बनाती है, ये रिजिडनेस है जो डेफिनेटली। इंसान को सक्सेसफुल बनाती है, और ये भूख ही है जो इंसान को सक्सेसफुल बनाती है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है सौरभ, डेफिनेटली डेफिनेटली। आपके अंदर, बिकॉज एज ए फ्रेंड आल्सो मैं आपको जानता हूँ जितना, और एज ए प्रोफेशनल आल्सो जितना आपको मैं ऑब्जर्व करता हूँ, आपकी चीजों को मैं फॉलो करता हूँ, हाउ एग्रेसिवली यू एंड हिमांशु बोथ आर वर्किंग वेरी हार्ड इन द डोमेन। एंड ट्रस्ट मी, मेरे को अच्छा लगता है कि यू नो उत्तर प्रदेश के एक ऐसे जगह इटावा, जहां पे आज भी बच्चे ग्रो कर रहे हैं, जहां पे आज भी बहुत अच्छा विकास हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद एक सोच जो आप आने वाली जनरेशन के लिए बदल रहे हो, और ना कि सिर्फ उत्तर प्रदेश, पूरे भारत के लिए। इवन जैसा कि आपने बोला, नेस्कॉम, सिस्को, गूगल, all companies are contributing somewhere, in your startup, in your domain, in your skill, and direct or indirect. That's not an easy job. और स्पेशली if I'm talking about your startup, आपका स्टार्टअप ना कि सिर्फ आपको बदल रहा है, मुझे ऐसा लगता है आपका स्टार्टअप सोशल इम्पैक्ट डाल रहा है। और मैं जितने भी जेंजी, जितने भी वो यूथ जो इस टॉक शो को देख रहे हैं, मैं उनको एक ही चीज, एक ही मैसेज बोलना चाहता हूँ सौरभ के इनसाइट्स के थ्रू, कि सौरभ भी आप ही की तरह है। सौरभ ने भी ऐसे ही शुरू किया था, और सौरभ भी एक ऐसी फैमिली से आते हैं, मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, जहां पे सोर्सेज बहुत कम है, और शायद मेट्रो सिटी में सोर्सेज उससे कहीं ज्यादा होते हैं जहां से सौरभ बिलोंग करते हैं। तो सोर्सेज इज नेवर ए प्रॉब्लम। मुझे ऐसा लगता है कभी भी रिसोर्सेज और सोर्सेज चैलेंज नहीं होता, चैलेंज हमारा माइंडसेट होता है। सो मेरा अगला क्वेश्चन आपसे यही है सौरभ, हिमांशु नहीं है तो अगला मैं, तो ही नहीं तो ये क्वेश्चन मैं हिमांशु से भी पूछना ज्यादा पसंद करता। मेरा अगला क्वेश्चन सौरभ आपसे ये है कि माइंडसेट, स्पेशली हम माइंडसेट की बात करते हैं, जब आप एक आइडिया को एक बिजनेस बनाते हो, और बिजनेस जब ग्रोइंग स्टेज पे जाता है, तो कई बार ऐसा होता है कि आपसे वो ग्रोथ भी मैनेज नहीं होती है एज ए एंटरप्रेन्योर, यस। राइट? सो व्हाट डू यू थिंक, हाउ एनीवन शुड मैनेज दैट ग्रोथ? एक इंसान उस ग्रोथ को कैसे मैनेज कर सकता है? वो ग्रोथ मैनेजमेंट का सीक्रेट क्या है? नाइस नाइस क्वेश्चन अगेन। तो एक्चुअली मैं छोटा सा थोड़ी बैक से लेना चाहूंगा कि सबसे पहले क्या है कि अपने यूथ को समझ लेते हैं कि इंडिया में अभी यूथ किस तरीके से सोच पाता है। जैसे मैं टीयर 3 सिटी से आता हूँ, तो यहाँ का यूथ हर दिन आइडिया आपको देगा, हर दिन उसके पास एक आइडिया है। लेकिन जब आप उससे बोलोगे कि चलो करते हैं, बेशक वो 2 घंटे फ्री बैठा हो, लेकिन उसके पास, मेरे पास टाइम नहीं है, सबसे पहला क्वेश्चन उसके पास रहेगा, मेरे पास टाइम नहीं है। ठीक है, जैसे तैसे उसको आपने पुश करके आगे बढ़ा भी दिया, तो एट द एंड उसके पास फैमिली प्रेशर आएगा, तो वो थोड़ा सा भी प्रेशर उसके पास आता है यूथ के पास, वो अपने कदम पीछे खींच लेता है। क्योंकि वो अपने आप को हसलर नहीं समझना चाहता, वो चाहता है कि मैं एक अपने कंफर्ट, उन्होंने एक सर्किल बना लिया अपने अराउंड, और उसमें बैठना चाहता है। और बेशक घर वालों पीछे कितना भी कुछ बोले, सोसाइटी कितनी बोले, लेकिन वो अपने कंफर्ट जोन से जाना नहीं चाहता है बाहर। अगर आप एक बार अपने कंफर्ट जोन से थोड़ा सा बाहर निकल के पुश करेंगे, डेफिनेटली यू विल गेट बेटर रिजल्ट। और आप जो, आपका जो आइडिया है वो तभी आ पाएगा जब स्टार्टिंग आप अपने से कीजिए। अगर आपके पास कोई आइडिया है, तो सबसे पहले आप अपने से कीजिए कि क्या ये आइडिया मेरे ऊपर हो रहा है, क्या मैं इसको तोड़ पा रहा हूँ अपने सर्किल को। तो जैसे आपने पूछा ग्रोथ को कैसे मैनेज करते हैं, तो हर दिन हमारे लिए, हर दिन पहला दिन होता है। जैसे मैंने जिस दिन पहले शुरू किया था, अभी मैं जो स्टॉक और बहुत सारे चैनल पे आ चुका हूँ, तो लोग मुझे जनरली बोलते हैं कि आपकी एक टॉक शो वहां पे कराना है, आप मुझे 10 मिनट का टाइम दीजिएगा। तो मैं उनसे बोलता हूँ कि मैं वैसा ही हूँ जैसा पहले था। तो पहली चीज क्या है कि हमारे लिए हर दिन एक चैलेंज होता है, और हर स्कूल वही स्कूल होता है जो हमने पहले लिया था, पहले डे 1 से लिया था। तो ग्रोथ तो हम लोग अभी अपनी कंसीडर करते ही नहीं है। अभी हम लोग उसको ये देखते हैं कि अभी ये हमारा एंड क्या है। हमने अभी इसको एंड सोचा कि हमें 10,000 स्कूल खोलने हैं, हमारे पास कितने हैं? 15। तो हम अपने गोल्स को इतना बड़ा कर देते हैं कि ग्रोथ, वो ग्रोथ नहीं लगती, बहुत छोटी लगती है कि अभी तो बहुत करना है।
और जिस एनर्जी से हमने डे वन से शुरू किया था कम रिसोर्सेज में, अब उस डबल एनर्जी से काम कर रहे हैं, लेकिन रिसोर्सेज हमारे पास आ चुके हैं। तो अब जो लेकिन अब क्या है कि माइंडसेट ये है कि रिसोर्सेज अब भी हमें, क्योंकि ज्यादा रिसोर्सेज अगर आपके पास आ जाएंगे तो वो आपको आलसी बना देंगे। तो अभी भी हम रिसोर्सेज को याद ना करके, आपको आप बिलीव कर नहीं करेंगे, मैं स्टिल अभी भी ग्राउंड पे जाता हूँ। मैं अभी भी गांव में घूमता हूँ, लोगों से बात करता हूँ कि एजुकेशन कैसे चल रही है आपकी। और लोग हमसे कहते हैं कि आपको मैंने उस न्यूज़पेपर पे देखा था, आपको मैंने उस न्यूज़पेपर पे देखा था, तो आप यहाँ कैसे घूम रहे हैं? तो मैं उनसे बोलता हूँ कि वो न्यूज़पेपर वालों का काम है छापना, मेरा काम जो है मैं वो कर रहा हूँ। तो ग्रोथ एज द टर्म्स ऑफ ग्रोथ, आपको अभी हमारे लिए, मैं उसकी क्वांटिटी नहीं डिफाइन कर पाता हूँ कि ये ग्रोथ की क्वांटिटी हमने बहुत बड़ी रखी हुई है। तो दैट्स वाई हर डे हम एक नया चैलेंज और नई स्टार्टिंग से करते हैं। दैट्स वाई हमारी अभी, मैं अपनी ग्रोथ को इसी तरीके से कंसीडर करता हूँ कि जब 5,000 स्कूल हो जाएंगे तो शायद मैं उनको 20,000 कर दूं। बट इस बीच में खुद को मोटिवेट करने के लिए जो बैक में कुछ काम किए होते हैं उसको थोड़ा बहुत अपने आप पे कर लेता हूँ, हाँ भाई तूने कुछ फोड़ा है ऐसे करके। That's तो a ये good thing. ग्रोथ का। That's a good thing. What I believe personally and seriously, it's a very great answer, सौरभ. क्योंकि ग्रोथ जब भी मैनेज होती है जब हम ये सोचते हैं कि आज भी हम यू नो लर्निंग फेज पे हैं, आज भी हम चीजें सीख रहे हैं, आज भी हम ड्राइव कर रहे हैं. और आपने बहुत अच्छी बात बोली कि जब हम अपने गोल को इतना बड़ा बना लेंगे कि हम ये सोचेंगे कि नहीं, अभी तो बहुत छोटे छोटे गोल्स के ऊपर काम कर रहे हैं और बड़ा गोल अभी बहुत दूर है, तो जाहिर सी बात है हर रोज हम ग्राउंडेड होकर काम कर पाएंगे, डाउन टू अर्थ रह के काम कर पाएंगे. और हेरारकी मेंटेन करने से ज्यादा जरूरी होता है अपने माइंडसेट को मेंटेन करना. जो आप अच्छे ये से मैनेज करते हैं, कि आपने स्टाफ तो अपना रख लिया 100 लोगों का और उसके बाद आप फाउंडर बन गए. नाउ यू आर थिंकिंग यू आर ए फाउंडर, उसी टाइम आप काम करना छोड़ दोगे, राइट? आपने ऐसा नहीं करा, आपने स्टाफ रखने के बावजूद भी काम कंटिन्यू करा, राइट? और आज भी यस ग्राउंडेड होके आप काम कर रहे हो. आई थिंक दैट इज अ रियल सीक्रेट अबाउट द ग्रोथ. सो यस ये इतना इतनी अच्छी अच्छी डेडिकेशन और इतना अच्छा मोटिवेशन, सौरभ, आपको जो ऑब्वियसली आपको मोटिवेट कर रहा है हर रोज. और आप और हिमांशु जिस तरीके से चीजों को डील कर रहे हो, अपना एफर्ट पुट कर रहे हो, रियली ये बहुत काबिले तारीफ है, सौरभ. सौरभ, कोग्रेट की बात करते हैं. कोग्रेट लाइक बहुत अच्छा कर रहा है, बहुत अच्छे से आप इसको मैनेज भी कर रहे हैं. कोग्रेट में सबसे इंपॉर्टेंट एक बेस्ट चेंज फॉर सोसाइटी, अगर मैं पूछूं सोसाइटी के लिए एक चेंज, एक इम्पैक्ट सबसे ज्यादा, वो क्या है? हाँ, बहुत अच्छी बात है ये भी। हाँ, तो मैं थोड़ा सा थोड़ा बैक जाके इस चीज को बताना चाहूंगा कि एक तो सबसे बड़ी चीज है कि आपका मोटिवेशन का पॉइंट क्या है। ये सब चीजें जो धैर्य है हम लोग के अंदर, ये आया कहाँ से? मतलब मेरी फैमिली भी एक रूरल बैकग्राउंड से आती है, तो डेफिनेटली मैं अपना धैर्य अपनी फैमिली से मेंटेन करते हुए आया हूँ। और ये जो चेंज हम सोसाइटी को देने वाले हैं, अगर आप बोले कि कोग्रेड सोसाइटी को क्या देगा, है ना, तो आप भी जानते हो किसी भी सोसाइटी की, किसी भी यूथ की, पर्सन की, फैमिली की ग्रोथ में सबसे ज्यादा जरूरी पहले क्या था? कि रोटी कपड़ा मकान, है ना, ये था। अब एक थिंग और जुड़ गई, एजुकेशन, है ना। तो एजुकेशन सबको मिल रही थी, और एक एजुकेशन ही एक ऐसी चीज है जो फ्यूचर लोगों का बदल सकती है। तो हम सोसाइटी को एज एजुकेट कर रहे हैं, एजुकेशन दे रहे हैं, वो भी ऐसी एजुकेशन गांव में जो उनको सिटी में नहीं मिल पा रही। आप सिंपल सा सोचिए, दिल्ली में हर दिन कितने ज्यादा लोग आते हैं, उनके क्या रीजन होते हैं? अच्छी एजुकेशन, रोजगार। अब वो, अब एक बंदा दिल्ली में शिफ्ट हो गया जाकर के, तो वो सिर्फ अपनी 5 फैमिली को अपने गांव में छोड़ सकता है, क्योंकि उसके पास वहां पे एजुकेशन है। और आज कोई भी बंदा हो, कितना गरीब से गरीब हो, अपने बच्चों को पढ़ाना चाहेगा। तो हम सोसाइटी को एजुकेट करना चाहते हैं और रियल में एजुकेशन का मीनिंग देना चाहते हैं। तो कोग्रेड का मेन ही मोटिव ये है कि रूरल इंडिया में टेक्निकल स्कूल बनाना, ऐसे स्कूल बनाना जहां पे बच्चों को एक रियल में एजुकेशन मिल सके, और उनको अच्छी शिक्षा के लिए कहीं बाहर ना जाना पड़े, अपने दादा दादी को ना छोड़ना पड़े। इन सारी चीजों को उसी जगह पे हम लोग प्रोवाइड करा सके जहां से वो आए हुए हैं। तो ये आप सोचते होंगे अभी अर्बन लोग गाँव से सिटी में कितने ज्यादा स्विच कर रहे हैं, है ना। तो एक बहुत मशहूर कवि है, उन्होंने बोला भी है कि ये सड़क तू अब आई है, लोग कब के शहर पहुंच चुके हैं, क्योंकि वो सड़क गांव तक तब पहुंच पाई जब तक पूरे लोग वहां तक पहुंच चुके हैं। तो ये बहुत सारी चीजें आपको गांव में जाके मिलेंगी। और फिर उसके अलावा एक मैं आपको बहुत नॉर्मल सी बात करना चाहिए, लोग जैसे मैं हूँ, मेरा कंफर्ट जोन मेरे अपने लोगों के साथ है। जब बच्चा, एक गांव का बच्चा किसी दूसरे स्कूल में जाता है, उसका वो 1 साल बर्बाद होता है, कि वो पहले लोगों को जज ही कर पाता है। लेकिन वो स्कूल उसको वहां मिल पाई, तो वो 1 साल उसका बर्बाद नहीं हो पा रहा है।
क्योंकि मैं अपने आप को कब एक्सप्लोर कर पाऊँ। वैसे मैं तो हर एक डोमेन में एक्सप्लोर कर पाऊँ, क्योंकि पहले मेरे पास वो वाला कॉन्फिडेंस मिला हुआ है हमारे कॉलेज से, नवोदय विद्यालय से या कहीं और से। तो उन बच्चों को वहां पे ही सारी एजुकेशन। तो सोसाइटी में अगर आप किसी भी सोसाइटी को अगर आप एजुकेट करते हैं तो आप उसकी आ, रोटी कपड़ा मकान तीनों की जरूरत पूरी कर। अगर कोई बंदा एजुकेटेड वो तीनों चीजें जुगाड़ लेगा, ये चीज आप बहुत अच्छे से समझते हो। और अभी इंडिया की राइट। एजुकेशन की हालत आप जानते ही हैं कि किस तरीके से एजुकेट इंडिया में किया जा रहा है। गांव में स्कूल है तो टीचर नहीं, टीचर हैं तो बच्चे नहीं, बच्चे हैं तो दोनों ही नहीं। समस्या आप समझे ना। तो वो जो मिड डे मील इन सारे कॉन्सेप्ट पे चीजें चल रही, तो हम लोग एक सबसे बड़ा क्वेश्चन ये भी आता है कि इतनी सारी हम लोग रिसोर्सेज देते हैं, क्या सब लोग उसको अफोर्ड कर। 300 रुपए 400 रुपए हम लोग फीस रखते हैं, जो कि इजीली आप देखिए कि एक लेबर होता है ना, वो दिन में करीब महीने में 30 डे काम करता है, उसकी डेली का इनकम होती है वो 400 साढ़े 400 रुपए होती है। तो हम उसका एक डे उसकी बच्चे के एजुकेशन के लेते हैं, है ना। तो अगर आप किसी किसी भी वर्ग को एजुकेशन, आपने बहुत सारे उस पर देखा होगा न्यूज़पेपर में, रिक्शे वाले का लड़का बना आज आईएएस, है ना। फिर वो रिक्शा वाला नहीं रहता है। तो एक वो जो चेंज हम देना चाहते हैं, हम लोगों को एजुकेशनली चेंज देना चाहते हैं, क्योंकि जो सबसे जरूरी है, अगर आपको क्वेश्चंस पूछने आने चाहिए तो आप एजुकेट होने चाहिए, आपको अपने राइट्स पता होने चाहिए तो आपको एजुकेशन होनी चाहिए, मतलब आपको कुछ भी पता होने के लिए आपके पास एजुकेशन होनी चाहिए। मतलब सिविलाइजेशन अब इज इक्वल टू एजुकेशन की तरफ बढ़ता जा रहा है। मैं मेरा गलत भी हो सकता है ये सब कि सिविलाइजेशन नॉट इक्वल टू एजुकेशन, बट लेकिन इन टर्म्स ऑफ टुडे की यार ये होता जा रहा है। आप आपके पास ज्यादा नॉलेज है तो आप ज्यादा अच्छे तरीके से अपनी चीजें कर पाएंगे। मेरे पास कम नॉलेज है तो मैं लोगों से पूछ पूछ के इसी तरीके से चल पाऊंगा। कभी आप स्टेशन पे जाइए तो आप देखिए जो गांव से लोग आते हैं, जो स्वचालित सीढ़ियां होती हैं आपने देखा होगा, तो घंटों में वहां पे ऐसे खड़े रहते हैं, उन्हें यही नहीं पता होता चलना कैसे। तो क्या वो उनका ब्रेन उस लेवल पे काम नहीं कर रहा है, बस क्या है कि उस लेवल को उनको डेवलप ही नहीं किया, उन सारी चीजों को सोसाइटी ने दिया ही नहीं गया। तो हम अपने बच्चों को अभी रिसेंटली आईआईटी कानपुर लेके गए। गांव का बच्चा जब पहली बार आईआईटी गया तो उसने देखा कि आईआईटी, वाह आईआईटी ऐसी भी होती है। उसने 50 लोगों को बताया, गांव के सारे लोग आए मिलने, आईआईटी आईआईटी आईआईटी। तो अब गांव के लोगों को आईआईटी और आईटीआई में डिफरेंस नहीं पता होता। तो हम लोग एक रियल में एजुकेशन उनको दे करके और एक सोशल सोसाइटी को अपलिफ्ट करेंगे, ताकि वो आगे भी अपना फ्यूचर ब्राइट कर सके। नहीं तो आने वाले 10 साल में जो स्थिति होगी, आपको मैं, आप तो इस चीज से बहुत अच्छे से बिलीव होंगे, हाई स्कूल इंटर के बाद जो बच्चे यूपी बोर्ड या गवर्नमेंट किसी बोर्ड के बाद जो ग्रेजुएशन में कॉलेज में एडमिशन लेते हैं ना, एक दिन कॉलेज नहीं जाते और उनकी डिग्री उनके घर पे होती है। ये बहुत बड़ा सोसाइटी का फैक्ट है। तो अब 10 साल बाद आप कैसे युवा पाएंगे। एक रिसर्च आई थी कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले 10 साल में करीब ऐसे कुछ 18 मिलियन युवा, ऐसे कुछ एक सर्वे है, मुझे बहुत अच्छे से नंबर याद नहीं, ऐसे लोग आएंगे जिनके पास स्किल ही नहीं होंगे। आप जॉब दोगे तो कैसे दोगे। तो वो प्रॉब्लम को हम दूर करना चाह रहे हैं, ताकि जो प्रॉब्लम अभी छोटी है लेकिन आगे चल के बहुत बड़ी हो जाएगी, तो उसको हम लोग ब्रेकआउट करना चाहते हैं। That's the really very great insight you are talking about, Saurabh. एंड बहुत बड़ी बहुत अच्छी सोच है, और ये सोच हमेशा एक विजनरी एंटरप्रेन्योर ही रख सकता है। एंड विजनरी होना, थॉट लीडर होना ही आज की डेट में सबसे इम्पोर्टेंट है। एंड इसलिए हमेशा जब हम एजुकेशन की बात करते हैं तो जाहिर सी बात है ये चेंज जो आप बदलाव लेके आना चाहते हो, ये बहुत यूनिक है हमारी सोसाइटी में और हमारे लिए बहुत यूनिक है। सो मेरा अगला क्वेश्चन है, जो इस आने वाली एजुकेशन सिस्टम के लिए जरूरी है और कहीं ना कहीं इसका कंट्रीब्यूशन इस एजुकेशन सिस्टम में इंपॉर्टेंस रखता है या नहीं। हाँ, एज एक्सपर्ट डेफिनेटली मैं लगता आपसे है। पूछ रहा हूँ, क्योंकि आप एजुकेशन डोमेन को इनहेंस कर रहे हैं, तो आप ज्यादा अच्छे से आंसर दे सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और डेफिनेटली ये बिल्कुल करता है। और जैसा कि एक हमने आपके साथ सेशन भी किया था और उसके जो रिव्यू आए थे वो माइंड ब्लोइंग थे। हमारे टीचर काफी ज्यादा एक्साइटेड थे, क्योंकि सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आ रही है, बच्चों को पढ़ा कौन रहा है। सबसे बड़ा क्वेश्चन, मैं सबको ही पता है कि टीचर पढ़ा रहे हैं। जब टीचर की ही मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं होगी तो बच्चों को क्या डिलीवर कर पाएंगे। और जैसे कि हमने आपकी हेल्प से और लोगों की हेल्प से हमने अपने आप एक सोशल कन्वर्सेशन का या सोशल टॉक का एक अलग से ही क्लास लगाया, जिसमें हम 1 घंटे बच्चों से सिर्फ सोशल टॉक करते हैं। तो उसमें जैसे लाइफ जेड है, तो काफी ज्यादा हेल्प उसमें कर सकती है। क्योंकि अगर बच्चों को रियल लाइफ प्रॉब्लम, देखिए जो हम पढ़ाई करते हैं, जो हम एजुकेशन लेते हैं, वो हमारे एग्जाम पर्पस के लिए बहुत ज्यादा अच्छी है। लेकिन उस बीच में बहुत सारे प्रॉब्लम, जैसे मैं जब 10th क्लास में था, मैं खुद पापा की डेथ की वजह से बहुत ज्यादा डिप्रेशन में था। तो उस टाइम पे अगर मेरे पास लाइफ जेड होती तो मैं डेफिनेटली वो मुझे और बूस्ट कर दी
है ना। और जो मैंने खुद से एक्सपीरियंस अपनी प्रॉब्लम, रियल लाइफ प्रॉब्लम से आके लिए हुए, जिसमें मुझे काफी ज्यादा टाइम भी लगा, तो वो टाइम पीरियड भी कम होता। और बच्चों के साथ जो अभी क्या प्रॉब्लम चली है कि अभी जैसे लाइफ जेट का एक है कि काउंसलिंग भी करती है वो, जैसे आप लोगों का एक बहुत अच्छा जो सेशन लगा, जो बच्चों को बताते भी कि आपके अंदर क्या क्वालिटी है और आप क्या कर सकते हो। अभी आप 8 क्लास के बच्चे से पूछ, जो हम लोग कर रहे हैं, लेकिन क्या है, हम लोग उसके एक्सपर्ट नहीं है। हम लोग बच्चों को बहुत अच्छे से एजुकेट कर सकते हैं, हम उनको टेक्नोलॉजी सिखा सकते हैं, लेकिन हम उनका आईक्यू कैसे मैच करें, हम उनसे बात करके उनको कैसे समझे कि ये क्या चाहते हैं। तो ये जो आने वाली पीढ़ी आ रही है, उनके पास अभी ऑप्शंस नहीं है कि वो करें क्या। पहली बात, ऑप्शंस पहले क्या होता था कि जब कोरोना आया, कोरोना ने एक बहुत बड़ा बदलाव किया है अर्जुन सर, कि जो गैप बना दिया है। अभी रिसेंटली मैं अपने अपने नवोदय विद्यालय में गया, तो जब मैं अपने नवोदय विद्यालय में था, तो जो बच्चे थे जिनका अट्रैक्शन था सीनियर की तरफ, वो एकदम आते, सर भैया 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 भैया। और अब क्या हुआ कि अचानक से ये पूरा लॉकडाउन ब्रेक कर दिया, कंप्लीटली ब्रेक डाउन। वो सो रहे हैं, उनके बगल में फोन लेटा हुआ है, उन्हें आप खुद से ज्यादा अपने फोन की चिंता है। तो जो उनका ब्रेन है ना, वो मोबाइल से कनेक्ट हुआ है। अब इसको कौन ब्रेक कर सकता है? इसको कोई एक जो लाइफ कोच है जो बता सके कि जिसको वो सुने। तो ये बहुत बड़ा रोल आप अभी कर सकते हो, क्योंकि जो अभी नहीं तो आने वाले 3 या 4 साल में जो आपको कोरोना के इम्पैक्ट दिखेंगे, वो बहुत बड़े दिखने वाले हैं। और जो सबसे बड़ा वर्क बैलेंस, हर बच्चा सुबह 4 बजे उठता है, 4 बजे के बाद वो 8 12, 4 से लेके मैं लगता हूँ 4 तक उसकी स्कूल लाइफ चलती है। अब वो ग्रोथ कहाँ से करे? जो वर्क लाइफ बैलेंस की आपकी जो क्लासेस होती हैं, वो बहुत ज्यादा माइंड ब्लोइंग होती है। फिर उसके बाद जो बच्चा एक्चुअली क्या होता है कि जैसे सब, मैंने बहुत लोगों से सुना, मैं आई डोंट बिलीव दैट कि हर एक लोग के पास एक स्पेशल पावर या स्पेशल थिंग्स होती है जो भगवान उसको दे के भेजता है। मैं मतलब ऐसा कुछ ज्यादा खास बिलीव नहीं करता हूँ। अगर ऐसा है तो उसको आइडेंटिफाई सिर्फ आप लोग ही कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास 8 सब्जेक्ट है, हमें वो भी पढ़ाने में, एग्जाम भी कराना है, हमें एग्जाम का रिजल्ट भी बनवाना है, हमारे पास बहुत सारी थिंग्स है। और बच्चों के पास गार्जियंस है, हमें, और एक लाइफ जेड है। अगर ये तीनों लोग मिलके उसके साथ काम करें, तो डेफिनेटली अब बच्चा जब तक उसका ब्रेन बैलेंस नहीं होगा, जब तक उसका दिमाग कनेक्ट नहीं होगा कि वो कर क्या रहा है, जो कर रहा है उसके लिए फायदा है कि नहीं है। जैसे आपने मूवी देखी तारे जमी पर, वो कितना अच्छा पेंटर था बच्चा। जब तक उसको कोई लाइफ को कोच करने वाला नहीं मिला, तब तक वो कुछ नहीं कर पाया। तो जो आप लोगों की भूमिका है हमारे स्टार्टअप में भी बहुत ज्यादा है, ताकि हम अपने बच्चों से आपको कनेक्ट करा। अभी रिसेंटली आपका हमने सेशन कराया था, आपकी ऑडियंस को बताना भी चाहते हो, जो बहुत अच्छा रहा। तो मेरा जो ओवरऑल अभी तक का, पहले मैं बिलीव नहीं करता था, मुझे लगता था कि टीचर ही बच्चों को बहुत कुछ गाइड कर सकता है, लेकिन अब क्या हुआ कि ऐसा नहीं है। टीचर के अलावा भी कोई उसको चाहिए जो उसका ब्रेन समझ पाए, जो उसको समझ पाए, जो उसकी रियल लाइफ की प्रॉब्लम को समझ पाए, जो उसको ये बता पाए कि आप एक्चुअल में हैं क्या। तो लाइफ जेड इसमें काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगी, और मैं तो डेफिनेटली आपके साथ वैसे ही काम कर रहा हूँ। Thank you so much, Saurabh, because your observation about our services and especially हम लोग जो प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रहे हैं, जो मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं, इज ऑल अबाउट नॉट जस्ट कि अगर एक लाइफ कोच शब्द आता है तो कोई इंसान आपकी जिंदगी बदलने जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता। इट्स ऑल अबाउट डेफिनेटली। अपनी इंसान लाइफ खुद बदलता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है, जैसे आने वाली जनरेशन जिस तरीके से आप लोग भी काम कर रहे हैं, उस तरीके से हम लोगों को लगता है कि एक इंसान, एक बच्चा या कोई भी अपनी लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट उसका पार्ट होता है, वो होता है उसका माइंड, उसका माइंडसेट। उसका एक पॉजिटिव माइंडसेट उसको इम्पॉसिबल चीजों को पॉसिबल करा सकता है। और वो जो भूख होती है ना, भूख, वो भूख जो लेके वो रात में हाँ, सो जाता है, कभी कभी सपनों की भूख, उस सपनों की भूख से जगा के उसको वापस निकालता है कि नहीं, उठो, जागो, करो, कुछ अचीव करो, कैसे सो रहे हो, राइट। ये भूख, ये आग, इस चीज को डेवलप करने के लिए हमारे माइंड का बहुत बड़ा रोल होता है, हमारी विल पावर का बहुत बड़ा रोल होता है। एंड आप डेफिनेटली खुद डेफिनेटली। अपना जीता जागता एक एग्जाम्पल है सौरभ, क्योंकि मैंने आपके अंदर वो भूख देखी है। मैं जब से आपको जानता हूँ, जब से आपके साथ इंटरेक्शन, आपके साथ मैंने इंटरेक्शन किया, मुझे एक चीज आपकी बहुत अच्छी लगी कि आप सिंगल मिनट भी वेस्ट नहीं करते, राइट। आप सिंगल मिनट भी वेस्ट नहीं करते हो। अगर आपकी मीटिंग है दिल्ली में और दिल्ली के बाद चंडीगढ़ है, तो ये नहीं कि चलो एक दिन दिल्ली रुकूंगा फिर चंडीगढ़ जाऊंगा, सेम डे आप चंडीगढ़ जाते हो, मीटिंग करके सेम डे आप वापस आते हो। दिस इज समथिंग अ गुड थिंग एक इंसान को सीखनी चाहिए, टाइम यूटिलाइजेशन, टाइम मैनेजमेंट। और एक एंटरप्रेन्योर के लिए मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये है कि एक टाइम मैनेजमेंट का रोल कितना महत्वपूर्ण होता है। डेफिनेटली डेफिनेटली, टाइम मैनेजमेंट तो इसमें आपका सबसे बड़ी चीज है कि आपको सोने के लिए टाइम नहीं देना पड़ता है। एंटरप्रेन्योर अगर आप बन रहे हो, सबसे पहले आपको नींद त्यागनी पड़ेगी, है ना, क्योंकि आपके वर्किंग आवर फिक्स नहीं है यहाँ पे,
है ना। तो टाइम मैनेजमेंट से ज्यादा अच्छा मैं शब्द को देना चाहूंगा कि आप कितने एक्टिव हैं, है ना। हाँ, आप बिलिंग कितनी है आपकी, आपका जिस आपने जिसको कमिट किया उसके लिए आप कितने ज्यादा एग्रेसिव हैं। बहुत सारे मैंने एंटरप्रेन्योर्स देखे हैं और मैंने फेल होते हुए देखे हैं। हमसे बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज हैं जो फेल होते हुए हमने देखे हैं, सिर्फ और सिर्फ उनकी जो फाउंडिंग टीम है उनके पास वो एक्टिव नहीं थे, उतनी एनर्जी नहीं थी काम करने की। कोरोना टाइम पे ऐसे ऐसे स्टार्टअप जिनको आप मान नहीं सकते 1-1 करोड़ की फंडिंग मिली है, उन्होंने पैसा बर्बाद करके, क्योंकि उनके पास ताकि वो फेक कमिटमेंट करते थे। हमारा क्या कि मैं अपने आप को मतलब मैं अभी तक हमारा रिकॉर्ड है हाईएस्ट, मैं एक दिन में 800 किलोमीटर ड्राइव किया हूँ और मैं मीटिंग अटेंड किया हूँ, वो भी बहुत बड़े क्लाइंट से। क्योंकि अगर हम नहीं कर, और वो हमारा क्या था कि हम हमारी कार वो ट्रेन मिस हो गई थी तो मैंने कार से तो यहाँ पे सबसे पहली चीज कि टाइम मैनेजमेंट में आपको ये नोटिस ये करना है कि आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, और आप कमिटमेंट झूठे मत करिए। एज ए स्टार्टअप, एज अ फाउंडर, लोग आजकल स्टार्टअप कर लेते हैं फाउंडर लगाने के लिए, यार मैं फाउंडर, मैं फाउंडर, मैं फाउंडर। वो फाउंडर मत बनिए। सबसे पहले आप एक तरीके से सेल्समैन बन जाइए कि ताकि आप अपने आप को सबके सामने प्रेजेंट कर पाए। फाउंडर के कुछ अंदर एक एरोगेंस आ जाता है कि भाई यार मैं फाउंडर हूँ, मैं ऐसे, इसने मेरे से ऐसे कैसे बोल दी। भाई फाउंडर आप बाद में हो, पहले कुछ फाउंड तो कर लो। मैंने ईयरफोन फाउंड कर दी, ये जब तक लोगों के पास नहीं है तब तक कैसे क्या फाउंडर आप। तो वेरी जो गुड। इसमें जो तो ये जो टाइम मैनेजमेंट का जो आपने बोला, तो इसमें सबसे बड़ा ये लोग एरोगेंस का इशू आता है, ईगो का इशू आ जाता है, जो कि मैं मेरी टीम के अंदर मैं कभी नहीं आने देता हूँ। आज भी हम उनसे जिनसे हम पहले डे मिले थे, हमारा वही सेम बिहेवियर रहता है। और हम आ, खुद को टाइम नहीं देते। जैसे मैं आपको मेरी पहली पिक्स देखेंगे, मैं काफी ज्यादा एकदम जिम में करता था और अच्छा खाता था, अब मैं अपने आप को नहीं टाइम दे पाता हूँ। तो आपको कुछ त्याग करना पड़ेगा डेफिनेटली। जब तक आप कुछ सेक्रीफाइस नहीं करेंगे ना, तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। आपको रात की नींदें खोनी पड़ेंगी, आपको दिन में सुबह अपनी फैमिली के भी मेरी फैमिली के बहुत जरूरी जरूरी काम होते हैं, मुझे वो छोड़ने पड़ जाते हैं, है ना। आपको पता है घर के 10 बाई 10 के कमरे में जब मैं रहता हूँ तो घर वालों को यही नहीं पता कि मैं आया हूँ कि गया हूँ। तो इसमें टाइम मैनेजमेंट में तो सबसे बड़ी चीज होती है कि आपको एक काम खत्म करने से पहले दूसरे काम की मैपिंग चल रही होती है कि भाई अब ये खत्म होते ही मुझे यहाँ से ऐसे 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 जाना है। तो आप जो भी एंटरप्रेन्योर, मैं उससे कहना ये चाहूंगी, आपकी मीटिंग खत्म होने से पहले आपको दूसरा आपके टाइमिंग होनी चाहिए। मेरे पास कोई, मैं कैलेंडर यूज नहीं करता हूँ मुझे आज दिन में ये करना है या वो करना है। मेरा एट ए टाइम अगर मुझे लग रहा है कि किसी बंदे ने मुझे टाइम दिया तो मैं उसके टाइम की वैल्यू समझता हूँ। मैं अभी कुछ नहीं, या वो बहुत बड़ा नहीं है, बट स्टिल अगर हम उससे मिल रहे हैं तो डेफिनेटली कुछ अच्छा ही होगा। तो ये हमारा माइंडसेट रहता है। और मैं सिर्फ लोगों से कनेक्ट करता हूँ, और मैं सिर्फ गांव में भी जाके, मतलब अपना 1 मिनट भी मुझे ऐसी जगह वेस्ट नहीं करना है जिसमें मुझे, जैसे मेरे साथ बहुत सारे दोस्त कहते हैं चल भाई क्लब चल लेते हैं, तो मैं बोलता हूँ मैं क्लब जाऊंगा नहीं, मैं क्लब खरीदूंगा। तो वो मतलब मजाक मजाक कर लेते हैं। तो मैं कहता हूँ आप तो, क्योंकि मैं अपने विजन बड़े रखता हूँ ना कि यार अभी नहीं जा रहा हूँ, मैं जब खुद का खरीद लूंगा तब जाऊंगा, है ना। तो मैं अभी पिछले 3-4 साल से मैं कोई सिनेमा में नहीं गया, मूवी वूवी देखने नहीं गया। ऐसा नहीं मैं अपनी लाइफ एंजॉय नहीं कर रहा हूँ, मुझे मुझे मजा आ रहा है ना, तभी तो मैं ये सारी चीजें कर पा रहा हूँ। तो जब आप अपना सही बात। पैशन को ही अपना सब कुछ बना लोगे ना, तब आप अपना टाइम मैनेजमेंट भी कर पाओगे। और मैं सच में, मैंने आपने बोला कि मैंने कभी अपना टाइम मैनेजमेंट, लेकिन मैंने अपने कमिटमेंट पूरे किए, चाहे वो किसी छोटे बच्चे से हो या किसी बड़े से हो। मैंने वो अपनी फैमिली को टाइम नहीं दिया, लेकिन अपने स्टार्टअप को टाइम दिया है। तो एक ये मैं ये सहमत एंटरप्रेन्योर हूँ। को, मैं ये आपकी इस बात से एंटरप्रेन्योर। सहमत हूँ क्योंकि आप ऐसा क्योंकि यस आई एम सॉरी फॉर इंटरप्शन, क्योंकि आप एक्चुअली में ऐसा करते हो कि आपका टाइम मैनेजमेंट हमेशा बहुत ही बेहतरीन रहता है। एंड स्पेशली आपने एक बहुत अच्छी बात बोली कि जब हम अपने पैशन को इतना प्यार करने लगे, इतना प्यार करने लगे, तो जाहिर सी बात है हमें और किसी चीज से प्यार होता ही नहीं है, क्योंकि प्यार सिर्फ उसी से होता है जिसे हम अपना मानने लगते हैं, और अपना मानना हमारे बिल्कुल इमोशंस के हाथ में होता है, हमारे हाथ में नहीं होता। तो जाहिर बिल्कुल, सी बात है। डेफिनेटली और डेफिनेटली। मुझे ऐसा लगता है आपका स्टार्टअप ही आपकी गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड हो जाता है, और कहीं ना कहीं हाँ आपका हाँ आपका आपका स्टार्टअप ही बिल्कुल। आपके लिए दुनिया की सारी चीज हो जाती है। और जब ऐसा हाँ कुछ होता बिल्कुल है ना, बिल्कुल। तभी कुछ हम अचीव कर पाते हैं। डेफिनेटली, एक्चुअली यही जो आज का जो यूथ है ना, मतलब मैं पर्सनली क्या, मैं जो प्रॉब्लम अभी चल रही है ना, तो लोग क्या कर रहे हैं ना कि अगर उनको सोशल चेंजेस कुछ लेके आने हैं, तो फट से एनजीओ रजिस्टर्ड करा लेते हैं। तो मैं उनसे बोलता हूँ भाई एनजीओ रजिस्टर्ड कराना सोसाइटी के लिए कभी, मतलब देखो मैं एक कोई बहुत बड़ा कमिटमेंट नहीं कर रहा हूँ, बहुत अच्छे लोग अच्छे काम कर रहे हैं, बट स्टिल एट द यूथ आपको एज एनजीओ नहीं जाना चाहिए कभी भी किसी सोसाइटी को चेंज करने के लिए। क्योंकि किसी एक जगह आप टीवी लगा के या किसी जगह लाइव दिखा के चेंजेस नहीं आ सकते। मैं जिस जगह काम करता हूँ, वहाँ बच्चों के 82% है 10th क्लास, बट स्टिल उनको हिंदी पढ़ना नहीं आती। तो
एंटरप्रेन्योर का सिर्फ सिंपल सा काम है कि आप उस प्रॉब्लम को पहले आइडेंटिफाई करो। अगर वो प्रॉब्लम वैलिड है तो अपने माइंड में प्रोसेस करो कि भाई इसको कैसे सॉल्व करना है। और अगर आपने सॉल्व करना सीख गए ना, तो आपको मजा आने लगेगा, लोग आपको सपोर्ट करने लगे, सोसाइटी आपको सपोर्ट करेगी, और साथ ही साथ आगे चले जो फैमिली आपको सपोर्ट नहीं करी वो भी बोलेगी मेरा लड़का ये कुछ ऐसा कर रहा है। लोग जो आपसे कुछ बोलेंगे, वो भी ये सारी चीजें धीमे धीमे डे बाई डे डिक्रीज होती चली जाती है। अपने आप को मजबूत कर लीजिए सबसे पहले कि भाई तू जिस जगह जा रहा है क्या ये तेरे लिए, या तू इसमें फुलफिल है। और गिव अप करने के हजारों मौके मिलेंगे, हजारों, लेकिन पुल अप होने के एक ही चांस मिलेगा। तो उस चांस को पकड़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। गिव अप तो देखो सब लोग कर देते हैं। अभी रिसेंटली मैंने एक रील देखी थी, मैं इंस्टाग्राम का, तो उसमें बोलते हैं कि आज जो आज है वो डिफिकल्ट है, कल है वो और भी ज्यादा डिफिकल्ट है, लेकिन परसों बहुत अच्छा है। लेकिन फैक्ट बात यह है कि जो मोस्टली पीपल कल वाली शाम में मर जाते हैं, तो हमें वो शाम में नहीं मरना है, हमें परसों तक जीना है। तो एक्चुअली मेरा ओवरऑल कहने का मतलब है कि आप करते रहो डेफिनेटली। अगर आपके पास, मैं बताऊं, आइडिया सारे अच्छे होते हैं, आपके अंदर पैशन कितना है उस आइडिया को प्रेजेंट करने का, उस आइडिया को लोगों तक पहुंचाने का। तो ये सारी चीजें मैटर करती हैं। और जो किसी भी बिजनेस में, जैसे अपना आज की थीम है कि आप अपने आइडिया को बिजनेस में, हार्ड वर्क, स्टार्टिंग में हार्ड वर्क और ग्राउंड सर्वे बहुत जरूरी है। मतलब विदाउट ग्राउंड सर्वे आप मजा, बहुत सारी स्टोरीज आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगी। और अगर वो प्रॉब्लम आपके 10 लोगों को हिट कर रही है, तो आप भाई उसको ट्राई करो, आप ट्राई करो, आप डेफिनेटली उसमें कुछ ना कुछ कर जाओगे। और 2 साल या 3 साल की बात है, 3 साल तक आप उसको दीजिए अपने स्टार्टअप को, डेफिनेटली 4 या 5वीं साल आपको लोग आपसे टाइम मांगेंगे। 3 साल आप लोगों से टाइम मांगिए, चौथी 5वीं साल लोग आपसे टाइम मांगेंगे। वेरी गुड सौरभ, बहुत अच्छा, बहुत इंस्पिरेशन और बहुत अच्छी बातें आप ने की। और जाहिर सी बात है, मेरा तो मन नहीं कर रहा है इस टॉक शो के एंड पे लेके जाऊं, लेकिन मैं चाहता हूं कि हमारे व्यूअर्स आपके नेक्स्ट एपिसोड का भी इंतजार करें, क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड में जाहिर सी बात है कुछ नए एक्सपीरियंसेस आपके सुनने को मिलेंगे हम सभी लोगों को। एंड इसके साथ साथ सिर्फ सुनने को नहीं मिलेंगे, मैं अपने व्यूअर्स और सभी लोगों से जो इस टॉक शो को देख रहे हैं मैं ये बोलना चाहता हूँ, सौरभ की हर एक इंफॉर्मेशन, सौरभ की हर एक एक बारीकी जो आज इन्होंने टॉक शो में हमसे शेयर करी है, आप एक बार अपनी लाइफ में इस पे अप्लाई करना, और अपनी लाइफ में अप्लाई करने के साथ साथ इस पे एक्शन लेने की कोशिश करिएगा, राइट? क्योंकि इन्होंने जो बात बोली है वो एक्सपीरियंस बेस पर बोली है, कोई ज्ञान की बातें नहीं बोली है। क्योंकि ज्ञान और विज्ञान में सिर्फ एक चीज का फर्क होता है, एग्जीक्यूशन। ज्ञान बिल्कुल जब भी बनता है, विज्ञान जब उसमें एग्जीक्यूशन होता है, राइट? और वैसे भी IIT एंड NIT से ऊपर एक चीज और भी होती है, वो होती है आपका खुद का माइंडसेट। आप भी IIT और NIT जब भी बन सकते हैं जब आपका खुद का माइंडसेट आपको उसमें बनाने के लिए विवश कर देगा आपको। सो सौरभ, रियली I would like to just know before closing out this talk show, how was your today experience of this talk show? It's very nice and your questions are very impressive. और आई थिंक ये सारी जो मैंने ये सारी चीजें बोली, जो कि सबसे अच्छी बात है कि इस टॉक शो में मुझे लगा कि दिस इज नॉट स्क्रिप्टेड टॉक शो, है ना। आप रियल टाइम प्रोसेस करके आप चीजों को बोल पाते हैं। तो और जो कि आप, मैं जो स्क्रिप्टेड चीजें होती हैं उनमें मैं एक बहुत कॉमन चीज ये देखता हूँ कि उनके जो आइडियाज होते हैं वो बहुत ज्यादा नॉर्मल तरीके से, क्वेश्चंस भी नहीं होते हमारे स्टॉक शो में। आपके स्टॉक शो में मुझे बहुत अच्छा चीज लगा कि आप रियल टाइम क्वेश्चंस करते हो, रियल टाइम क्वेश्चंस का जो रियल आंसर आता है, क्योंकि जो रियल आंसर आता है वो आपके एक्सपीरियंस से निकल के आता है ना। हम कोई लेखन शैली का यूज करके अतिशयोक्ति अलंकार लगा के चीजें नहीं बोलते हैं। हमें जो किया है, हमने जो फोड़ा है, हम वो सारी चीजें बोलते हैं। तो दैट वाज नाइस। और मैं आपसे चाहूंगा ऐसे बहुत सारे लोगों को आप बुलाइए, ताकि सोसाइटी को रियल में इसकी जरूरत है। जो कुछ बहुत कुछ चल रहा है उसकी जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत है, ताकि बच्चे और जो और भी यूथ हैं जो इसके लिए सोच रहे हैं कि हाउ हाउ टू बी प्रिपेयर्ड, हमें कैसे प्रिपेयर्ड होना है, तो वो बहुत सारी चीजें इस टॉक शो के माध्यम से लोगों तक पहुंचेगी। और थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी in this Thank you, talk show. Saurabh, and thank you to Himanshu, and really my very warm wishes and all the best to Pogred and Pogred team as well. You and your entire team is putting so much effort, and we are always with you on this mission. Life's honor, me and complete, this society is with you, Saurabh. Your dedication, your hard work, hats off to you. And what you are doing for our nation, what you are doing for our society, what you are doing for our generation is always appreciated. Because there are very few people, there are very few youth are actually doing this kind of such a very wonderful stuff. So Saurabh, wish you all the best to you and Himanshu. मैं आप दोनों को बहुत तहे दिल से शुक्रिया भी बोलना चाहता हूँ,
और ऑल द बेस्ट भी करना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोग जो काम कर रहे हैं काबिले तारीफ है। ऐसे ही करते रहिए, ऐसे ही बढ़ते रहिए, समाज को बढ़ाते रहिए, प्रकाश फैलाते रहिए, क्योंकि इसी का नाम जिंदगी है। हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए। एंड इसी के साथ साथ मैं आप सभी लोगों को जो इस टॉक शो को देख रहे हैं, दोबारा ये बोलना चाहता हूँ, फिर से मैं सौरभ के साथ एक और पावरफुल पावर पैक एपिसोड के साथ आऊंगा। जैसा सौरभ ने बोला, विदाउट स्क्रिप्टेड शो होता है, राइट? कोई स्क्रिप्टेड नहीं है, सब नेचुरल है। तो नेचुरल शो देखने में आपका जो मजा आएगा वो जो बाकी के स्क्रिप्टेड शो से थोड़ा सा अलग लगेगा, लेकिन आपके लिए अच्छा लगे, उससे ज्यादा बड़ी बात हमारे लिए कुछ नहीं हो सकती, राइट? और अच्छा होने के साथ साथ उसे अमल करें। तो थैंक यू सौरभ, and thank you everyone to watching this show. Thank you Saurav, thank you so much for joining us. Thank you so Have much. a great day. Thank you, bye bye. Thank you. Bye.